हर इंसान को 16 साल का होते ही पूरी बॉडी की कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती थी। इस सर्जरी के बाद लोगों के बीच मौजूद हर तरह का अंतर मिट जाता था और सभी एक जैसे सुंदर दिखाई देने लगते थे। 15 साल की एमी हर सुबह की शुरुआत अपने चेहरे को सिस्टम के जरिए एडजस्ट करके करती थी। उस दिन भी वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, जिसमें उसने उसे उनकी पुरानी और खास जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। मैसेज मिलते ही एमी खिड़की से बाहर निकली और तेजी से छत की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वही उनकी सीक्रेट मुलाकातों की जगह थी। छत पर पहुंचने के बाद दोनों ने अपने स्पेशल ग्लासेस पहन लिए और दूर चमकते हुए शहर को देखने लगे। वो शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुला था जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी पूरी हो चुकी थी। वहाँ रहने वाले लोगों की परफेक्ट मुस्कान और खूबसूरत चेहरों को देखकर ऐसा लगता था मानो उनकी जिंदगी में कोई परेशानी बची ही नहीं हो। शहर को देखते हुए एमी को याद आया कि उसके बॉयफ्रेंड की सर्जरी अगले ही दिन होने वाली थी। ये सोचकर उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह चाहे सर्जरी के बाद कितना भी हैंडसम क्यों न बन जाए, फिर भी हमेशा उसके पास वापस लौटेगा, क्योंकि उसके लिए खूबसूरती से ज्यादा उनके बीच का प्यार मायने रखता था। ये कहते हुए दोनों ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाई, जिन पर एक जैसे निशान बने हुए थे। वे निशान उनके प्यार की निशानी थे और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी भी उन्हें नहीं हटाएंगे। उसी दौरान शहर में कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जहां इस पूरी तकनीक के आविष्कारक डॉक्टर वाइट लोगों को इसके फायदे समझा रहे थे। उनका कहना था कि ये सर्जरी इंसानों को रूप रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव और नफरत से मुक्त कर सकती है तथा समाज को अधिक समान और बेहतर बना सकती है। उनके भाषण के खत्म होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अगले दिन सर्जरी करवाने वाले सभी किशोर ऑपरेशन रूम में भेज दिए गए। ये प्रक्रिया लगभग 1 महीने तक चलती थी और इसी दौरान एमी खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। उसके पास समय तो बहुत था, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त अब उसके साथ नहीं था। इसी बीच कहानी हमें अतीत की तरफ ले जाती है, जब इंसानों ने जीवाश्म ईंधनों का इतना अधिक इस्तेमाल किया था कि पृथ्वी लगभग नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई थी। प्रदूषण ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। ऐसे समय में डॉक्टर वाइट ने एक विशेष पौधे का आविष्कार किया, जो न केवल ऑक्सीजन पैदा करता था बल्कि पूरे शहर को ऊर्जा भी प्रदान करता था। इसी खोज ने मानवता को विनाश से बचाया और डॉक्टर वाइट को दुनिया का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। दूसरी तरफ एमी को रोजाना बॉडी स्कैन से गुजरना पड़ता था ताकि भविष्य में उसकी सुंदरता को डिजाइन किया जा सके। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी बात थी जो उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड के ऑपरेशन रूम में जाने के बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। एमी लगातार उसे मैसेज भेजती रही, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी ही मिली। समय बीतने के साथ उसका डर बढ़ता गया और उसे लगने लगा कि शायद उसके साथ कुछ भयानक हो चुका है। आखिरकार एक दिन एमी ने खुद सच जानने का फैसला किया। उसने हैकरों के एक समूह की मदद से अपनी खिड़की का सुरक्षा सिस्टम बंद करवाया और हॉस्टल से भाग निकली। वहाँ से वो सीधे उस पुल की तरफ गई जो अमीरों के इलाके को बाकी दुनिया से जोड़ता था। हालांकि वहाँ पहुँचने के बाद भी उसे अपना बॉयफ्रेंड कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय उस इलाके में एक भव्य मास्करेड पार्टी चल रही थी और संयोग से एक मास्क उसके हाथों में आ गिरा। जैसे ही उसने वो मास्क पहना, उसका चेहरा बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगा और इसी नई पहचान का फायदा उठाकर वो बिना किसी शक के शहर के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गई। शहर में पहुंचते ही उसने अपने दोस्त को ढूंढ लिया और उसे देखकर बेहद खुश हुई। लेकिन कुछ ही देर की बातचीत में उसे महसूस हो गया कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसका नजरिया सब कुछ बदल चुका था। एमी इस बदलाव को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी शहर के सुरक्षा सिस्टम ने उसे स्कैन कर लिया और पता लगा लिया कि कोई अनधिकृत व्यक्ति शहर में मौजूद है। खतरा महसूस होते ही एमी वहाँ से भाग निकली और बचते बचाते एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ उसे एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजिकल जैकेट मिली। उसने बिना देर किए जैकेट पहन ली और एक विशाल इमारत की ऊंचाई से नीचे छलांग लगा दी। सामान्य परिस्थितियों में ये कूद उसकी जान ले सकती थी, लेकिन जैकेट की तकनीक ने उसे सुरक्षित बचा लिया। वहाँ से भागते हुए वह एक पुल के नीचे छिप गई, लेकिन गार्ड्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक एक अनजान लड़की वहाँ पहुंची और गार्ड्स का ध्यान भटकाकर एमी को भागने का मौका दे दिया। उस लड़की का नाम शे था और यही उनकी दोस्ती की शुरुआत बनी। शे ने एमी की पूरी कहानी सुनी और तब एमी ने उसे बताया कि उसका दोस्त सर्जरी के बाद पूरी तरह बदल चुका है। अगले दिन शे उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाने लगी। हालांकि शुरुआत में एमी कई बार गिरती रही। बाद में शे उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है और एक किताब पढ़ने के लिए देती है। उस किताब के जरिए एमी को पहली बार पता चलता है कि उनके शहर के बाहर भी एक दुनिया मौजूद है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता। शे उसे समझाती है कि शहर के बाहर एक जगह है जिसे स्मोक कहा जाता है, जहाँ लोग बिना किसी कृत्रिम सुंदरता और बिना किसी सामाजिक भेदभाव के स्वतंत्र जीवन जीते हैं। वहाँ डेविड नाम का एक व्यक्ति रहता है जो लोगों को आजादी से जीने का मौका देता है। हालांकि एमी इन बातों को सिर्फ कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन शे उसे शहर के बाहर ले जाकर वास्तविकता दिखाने का फैसला करती है। दोनों अपनी ट्रैकिंग रिंग्स उतार देती है
ताकि अधिकारी उनका पता न लगा सके, और फिर वे शहर की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। टूटे हुए घर, उजड़े हुए इलाके और वीरान सड़कों को देखकर एमी हैरान रह जाती है। वहीं शे उसे बताती है कि अगर वह चाहे तो स्मोक आकर उनके साथ रह सकती है, क्योंकि वहाँ किसी की कीमत उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व से तय होती है। हालांकि एमी अभी भी शहर की चमक दमक और सुंदर बनने के अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए जब शे ने स्मोक जाने का फैसला किया तो वो उसे रोक नहीं पाई। जाते समय शे उसे एक एड्रेस कार्ड देकर कहती है कि अगर कभी उसका मन बदल जाए तो वो उसे वहाँ ढूंढ सकती है। इसके कुछ समय बाद आखिरकार एमी की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का दिन आ गया, लेकिन जब उसकी बारी आई तो उसे अचानक रोक दिया गया और प्रभारी महिला के ऑफिस में बुलाया गया। वहाँ उसे बताया गया कि शे गायब हो चुकी है और अधिकारियों को यकीन है कि एमी उसके बारे में सब कुछ जानती है। एमी ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन एक मशीन ने तुरंत उसका झूठ पकड़ लिया। इसके बाद उसे चेतावनी दी गई कि जब तक वो शे का ठिकाना नहीं बताएगी तब तक उसे कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा। इसके बाद एमी को वापस उसी जगह भेज दिया गया जहाँ वो पहले रहती थी। उसका सपना था कि वह भी बाकी लोगों की तरह सुंदर बनकर उस चमकदार शहर में रह सके, लेकिन अब ये सपना उसके हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। अगले दिन उसका परिवर्तित हो चुका दोस्त उससे मिलने आया। पहले की तरह उसके चेहरे पर अपनापन नहीं था, बल्कि वो अब बिल्कुल शहर के बाकी लोगों जैसा लग रहा था। उसने एमी को समझाने की कोशिश की कि अगर वो शे का ठिकाना बता दे तो उसे भी ट्रांसफॉर्मेशन की अनुमति मिल जाएगी और फिर वे दोनों शहर में एक साथ रह सकेंगे। उसके अनुसार एमी को बस अधिकारियों की बात माननी थी और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती। काफी सोच विचार करने के बाद एमी आखिरकार प्रभारी महिला से मिलने के लिए तैयार हो गई। महिला ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर एक नई कहानी सुनाई। उसने बताया कि शहर के बाहर डेविड नाम का एक खतरनाक व्यक्ति रहता है जिसने शे का ब्रेन वॉश कर दिया है। उसके अनुसार डेविड केवल एक विद्रोही नहीं था, बल्कि वो शहर को नष्ट करने की योजना बना रहा था। महिला ने दावा किया कि डेविड ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जो उनकी पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन सकते हैं। फिर उसने एमी से कहा कि वो उनकी मदद करे, डेविड तक पहुंचे और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाए। बात खत्म होने पर महिला ने उसे एक लॉकेट दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर यही उसकी मदद करेगा। अपने मन में कई सवालों और शंकाओं के साथ एमी शहर से बाहर निकल पड़ी। वो उस एड्रेस कार्ड का पीछा करती हुई आगे बढ़ती रही जो शे ने उसे दिया था। लंबे सफर के बाद वो रेलवे ट्रैक्स तक पहुंची और उन्हीं ट्रैक्स का अनुसरण करते हुए एक विशाल मैदान में जा पहुंची जो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। सफर की थकान उसके शरीर पर हावी होने लगी, इसलिए उसने वहीं थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। देखते ही देखते उसकी आंख लग गई, लेकिन जब वह जागी तो उसके चारों तरफ का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। पूरा फूलों का मैदान आग की लपटों में घिरा हुआ था और वो खुद भी खतरे में फंस गई थी। उसी समय डेविड वहां पहुंचा और बिना समय गवाए उसे आग से बाहर निकाल लिया। उसकी जान बचाने के बाद डेविड ने उसके सामान की जांच की और तभी उसे एक छिपा हुआ ट्रैकर मिला। ट्रैकर देखते ही उसे समझ आ गया कि शहर के अधिकारी एमी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने तुरंत ट्रैकर को दूर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रैकर ने पहले ही एमी की लोकेशन शहर तक पहुंचा दी थी और अधिकारी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। हालांकि डेविड ने एमी को अपने साथ ले लिया और उसे अपने लोगों के पास पहुंचाया। वहीं एमी की मुलाकात एक बार फिर शे से हुई। इतने दिनों बाद अपनी दोस्त को सामने देखकर वो बेहद खुश हो गई। शे को ये विश्वास था कि एमी सिर्फ उसे बचाने के लिए वहां तक आई है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। एमी दरअसल अधिकारियों के कहने पर वहां पहुंची थी, लेकिन उसने ये बात शे से छिपा ली। जब शे ने उससे पूछा कि उसे वो लॉकेट कहां से मिला, तो एमी ने झूठ बोलते हुए कह दिया कि ये उसे उसके किसी दोस्त ने दिया था। अगली सुबह एमी ने स्मोक के लोगों के साथ समय बिताया और धीरे धीरे उनके जीवन को समझना शुरू किया। जल्द ही वो उनके साथ एक मिशन पर भी गई, जहां वे उसी फूलों के मैदान में लौटे थे जिसे उसने पहले आग में जलते देखा था। एमी को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग उन पौधों को क्यों नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि यही पौधे शहर को ऊर्जा देते हैं और मानवता के रक्षक हैं। डेविड ने उसकी उलझन को समझ लिया और उसे सच्चाई बताई। उसने समझाया कि शहर के अधिकारियों ने लोगों से झूठ बोला है। वास्तव में वे पौधे जमीन की सारी उर्वरता खत्म कर रहे थे और धीरे धीरे पूरी धरती को बंजर बना रहे थे। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो भविष्य में बाहर की दुनिया पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। यही वजह थी कि स्मोक के लोग उन पौधों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वे अपना काम पूरा कर पाते, शहर की सेना वहां पहुंच गई। कुछ ही क्षणों में पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। हेलीकॉप्टर हवा में मंडरा रहे थे, सैनिक चारों तरफ फैल चुके थे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। इसी हंगामे के दौरान शे का संतुलन बिगड़ गया और वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर पड़ी। शे को गिरता देखकर एमी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अपनी जान की परवाह किए बिना वह भी हेलीकॉप्टर से छलांग लगा देती है। नीचे पहुंचकर वो शे को बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन उसी समय एक सैनिक लगभग उन्हें पकड़ लेता है। सौभाग्य से दोनों किसी तरह वापस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है और वहां से बच निकलती है।
इस घटना ने स्मोक के लोगों की सोच पूरी तरह बदल दी। शुरुआत में उन्हें लगता था कि एमी अधिकारियों की जासूस है और उसी की वजह से दुश्मन उनकी लोकेशन तक पहुंचा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एमी ने शे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो उनका संदेह धीरे धीरे खत्म होने लगा। आखिरकार उन्होंने उसे अपने समुदाय का हिस्सा मान लिया और पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगे। इसके बाद एमी पहली बार स्मोक की असली दुनिया में पहुंची। वहाँ न तो ऊंची ऊंची चमकदार इमारतें थी और न ही लोगों को सुंदर बनाने वाली मशीनें। फिर भी वहाँ के लोग खुश थे। वे स्वतंत्र थे, अपने फैसले खुद लेते थे और किसी को उसके चेहरे या बाहरी रूप के आधार पर नहीं परखते थे। हर व्यक्ति अपनी मेहनत से भोजन जुटाता था और बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर जीवन बिताता था। दिन बीतते गए और एमी खुद को इस नई दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगी। जितना अधिक समय वो स्मोक में बिताती, उतना ही उसे एहसास होता कि शायद सुंदरता ही खुशी का एकमात्र रास्ता नहीं है। हालांकि उसके मन के अंदर अभी भी एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका पुराना सपना था जिसमें वो सुंदर बनकर शहर में रहना चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ वो आजादी थी जिसे उसने स्मोक में महसूस किया था। आखिरकार एक दिन शे ने उससे वही सवाल पूछा जिससे एमी काफी समय से बचती आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो सचमुच स्मोक में रहना चाहती है या फिर अब भी शहर लौटकर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने का सपना देखती है। ये सवाल सुनते ही एमी खामोश हो गई, क्योंकि उसके पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उसके सामने दो अलग अलग दुनिया थी, दो अलग अलग सच्चाइयाँ थी और वह अब तक ये तय नहीं कर पाई थी कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन। स्मोक में कुछ समय बिताने के बाद टैली को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि प्रभारी महिला ने उसे जो कुछ भी बताया था उसमें से ज्यादातर बातें झूठ थी। उसने दावा किया था कि डेविड एक बेहद खतरनाक व्यक्ति है जिसके पास घातक हथियार है और जो पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहता है। लेकिन स्मोक पहुंचने के बाद टैली ने देखा कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। डेविड और उसके लोग किसी युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि वे तो लोगों को आजादी और सच्चाई के साथ जीने का मौका देना चाहते थे। चूंकि डेविड चाहता था कि टैली खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखे, इसलिए वह उसे अपने माता पिता से मिलाने ले गया, क्योंकि वे शहर और ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वहां पहुंचने के बाद डेविड के पिता ने टैली को ऐसे रहस्य बताए जिन्होंने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। उन्होंने समझाया कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी शहर के लोग मानते थे। वास्तव में इस प्रक्रिया के दौरान बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी और जो लोग जीवित बच जाते थे वे भी पहले जैसे नहीं रहते थे। उनके अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लोगों की भावनाएं, उनकी असली सोच और उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता था। बाहर से वे खुश दिखाई देते थे, लेकिन उनकी खुशी वास्तविक नहीं बल्कि एक कृत्रिम भ्रम होती थी। ये सुनकर टैली हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुंदरता की कीमत इतनी भयावह हो सकती है। इसके बाद डेविड के पिता ने अपनी कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब उन्हें एहसास हुआ कि प्रभारी महिला और शहर के अधिकारी लोगों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तब उन्होंने अपने परिवार के साथ शहर छोड़ दिया और स्मोक आकर बस गए। इतना ही नहीं, वे पिछले कई वर्षों से अपनी प्रयोगशाला में एक विशेष सीरम पर काम कर रहे थे। उनका मानना था कि इस सीरम की मदद से ट्रांसफॉर्म हो चुके लोगों को फिर से सामान्य बनाया जा सकता है और उनकी खोई हुई भावनाएं तथा असली व्यक्तित्व वापस लाए जा सकते हैं। हालांकि उनकी रिसर्च अभी अधूरी थी। उन्होंने टैली को बताया कि प्रभारी महिला की प्रयोगशाला में एक विशेष नैनो सीरम मौजूद है। अगर वे उस सीरम को हासिल कर ले तो वे अपनी दवा पूरी कर सकते हैं और उसका परीक्षण शुरू कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद टैली के मन में बची हुई शंकाएं भी खत्म हो गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि डेविड और उसका परिवार सच बोल रहे हैं, जबकि शहर के अधिकारी लोगों से सच्चाई छिपा रहे हैं। इसी विश्वास के साथ टैली ने प्रभारी महिला द्वारा दिया गया लॉकेट आग में फेंक दिया। वो अपने अतीत से नाता तोड़ना चाहती थी और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो हमेशा के लिए स्मोक में रहेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो साधारण दिखने वाला लॉकेट वास्तव में एक गुप्त ट्रैकिंग डिवाइस था। जैसे ही लॉकेट पूरी तरह जलकर राख बना, उसी क्षण प्रभारी महिला को एक विशेष सिग्नल प्राप्त हो गया। ये संकेत बता रहा था कि लॉकेट नष्ट कर दिया गया है और इसी के जरिए वो स्मोक की लोकेशन तक पहुंच गई। कुछ ही समय बाद प्रभारी महिला भारी हथियारों से लैस सैनिकों के साथ स्मोक पर हमला कर देती है। वहां पहुंचते ही वो डेविड के पिता से पूछती है कि डेविड कहाँ छिपा हुआ है, लेकिन वे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। उनका साहस देखकर सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रभारी महिला किसी भी कीमत पर जानकारी हासिल करना चाहती थी। तभी टैली का वही ट्रांसफॉर्म हो चुका दोस्त अचानक आगे बढ़ता है और सबके सामने डेविड के पिता की हत्या कर देता है। ये दृश्य देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह जाता है, जबकि टैली गुस्से से भर उठती है। वो तुरंत प्रभारी महिला का सामना करती है और उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन अब वो वादा टूट चुका था। इसी दौरान स्मोक के लोगों को एक और भयानक सच्चाई पता चलती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि टैली शुरू से ही प्रभारी महिला के संपर्क में थी और अनजाने में उसी की वजह से दुश्मन उनकी छिपी हुई बस्ती तक पहुंच पाया। ये जानकर सभी लोग खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद प्रभारी महिला अपने सैनिकों को आदेश देती है और पूरे गांव के लोगों को बंदी बना लिया जाता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
इसी अराजकता के बीच टैली एक बड़ा विस्फोट कर देती है, जिससे कुछ समय के लिए सैनिकों का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड वहां से बच निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके लगभग सभी साथी पकड़े जाते हैं और उन्हें शहर ले जाया जाता है। जब टैली आखिरकार डेविड तक पहुंचती है तो वह उससे बेहद नाराज होता है। उसके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल था कि टैली की वजह से स्मोक बर्बाद हो गया। हालांकि टैली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। वह कहती है कि जब वो स्मोक पहुंची थी तब उसका इरादा अलग था, लेकिन अब उसने सचमुच स्मोक को अपना घर मान लिया है। वह डेविड से वादा करती है कि वह उसके लोगों को बचाने में उसकी पूरी मदद करेगी। आखिरकार दोनों मिलकर शहर में घुसने की योजना बनाते हैं। चूंकि टैली पहले भी वहां जा चुकी थी, इसलिए उसे शहर के रास्तों और सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी जानकारी थी। इसी कारण वह और डेविड गुप्त रूप से शहर के अंदर प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। अंदर पहुंचकर वे बंदी बनाए गए लोगों को आजाद करवाते हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने लगते हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन तभी टैली की नजर शे पर पड़ती है और उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। शे का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। वो अब पहले वाली शे नहीं रही थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर बन चुका था और वह अपनी नई पहचान से बेहद खुश दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं रही। टैली ये सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी प्रभारी महिला वहां पहुंच जाती है और टैली, डेविड तथा शे तीनों को पकड़ लेती है। इसके बाद उन्हें सीधे ट्रांसफॉर्मेशन मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन चालू हो जाती है और ऐसा लगता है कि अब उनका बचना असंभव है। लेकिन तभी डेविड का एक दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचता है और प्रयोगशाला में आग लगा देता है। अचानक मची इस अफरा तफरी के कारण मशीन खराब हो जाती है और बीच में ही बंद पड़ जाती है। इसी वजह से तीनों की जान बच जाती है। उधर हंगामे का फायदा उठाकर डेविड की मां चुपचाप नैनो सीरम चुरा लेती है। जब सभी लोग प्रयोगशाला से बाहर निकलते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तभी टैली का ट्रांसफॉर्म हो चुका दोस्त उनका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद डेविड और उसके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन के कारण वो लड़का असाधारण रूप से शक्तिशाली हो चुका था और वह डेविड पर भारी पड़ने लगता है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि डेविड की जान खतरे में पड़ जाती है। अपने दोस्त को मरते हुए देखकर टैली तुरंत बीच में कूद पड़ती है और अपने ट्रांसफॉर्म हो चुके दोस्त को जोर से धक्का दे देती है। धक्का लगते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे मौजूद एक गहरी खाई में गिर जाता है। इस बार वह बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। अब आखिरकार सभी लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। वे शहर से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं, जहां डेविड की मां सबको एक उम्मीद भरी खबर देती है। वह बताती है कि उसके पास अब दोनों जरूरी सीरम मौजूद है और उनकी मदद से इलाज तैयार किया जा सकता है। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। किसी न किसी को उस दवा का परीक्षण करना पड़ता। टैली सुझाव देती है कि प्रयोग शे पर किया जाना चाहिए, लेकिन शे इस बात से साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि अब वो सुंदर बन चुकी है और हमेशा ऐसी ही रहना चाहती है। उसकी नजर में पुराने रूप में वापस लौटने का कोई कारण नहीं था। तब टैली एक साहसी फैसला लेती है। वह कहती है कि वो खुद इस प्रयोग का हिस्सा बनेगी। उसकी योजना थी कि पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी और उसके बाद खुद पर इलाज का परीक्षण करवाएगी। अगर वह सफलतापूर्वक फिर से सामान्य बन गई तो इसका मतलब होगा कि दुनिया के बाकी सभी लोगों को भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। कुछ समय बाद प्रभारी महिला एक बार फिर उसे पकड़ लेती है और इस बार उसे जबरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया से गुजरने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार वह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और टैली भी बाकी लोगों की तरह एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। हालांकि उसका बाहरी रूप पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी वही उद्देश्य जिंदा था। वह जानती थी कि अब उसे खुद पर उस सीरम का परीक्षण करना होगा, ताकि एक दिन दुनिया के सभी लोग अपनी असली भावनाएं, अपनी असली सोच और अपना वास्तविक व्यक्तित्व वापस पा सके। इसी उम्मीद और अधूरे मिशन के साथ ये फिल्म अपने अंत तक पहुंचती है, लेकिन साथ ही भविष्य में होने वाली एक नई लड़ाई और नए सफर की झलक भी छोड़ जाती है।